आप जो लोगों के जीवन के गणित करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, तो आज हम थोड़ा सा अपनी हेल्थ का हिसाब किताब भी समझ लेते हैं और इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो आज आपके पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगा। एंड एक बात समझ लीजिए कि शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवर बॉडी इज अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। ये एक ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक रिपेयर होता है। लेकिन अगर ये रिपेयर नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। और सिस्टम की प्रॉब्लम कहां से है? हार्डवेयर से नहीं है, सॉफ्टवेयर से। हमको सिर्फ अपने हैबिट्स ठीक करने हैं। पूरी दुनिया लगी हुई है शरीर को ठीक करने में। एलोपैथी में जाइए तो एलोपैथी शरीर को ठीक करेगी, दवाइयां खिला के, सर्जरीज करके। आप आयुर्वेद में चले जाइए तो पंचकर्मा करके, अलग अलग थेरेपीज, या वहां पे भी फिर आपको दवाइयां खिला के। तो पूरी दुनिया लगी हुई है शरीर को ठीक करने में। लेकिन मजे की बात क्या है कि शरीर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हार्डवेयर को लोग ठीक कर रहे हैं, जबकि हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। शरीर को ठीक नहीं करना है, सिर्फ हैबिट्स को ठीक करना है। हमारी जो भी बीमारियां हैं वो सिर्फ एक संकेत है, एक इंडिकेशन है दैट समथिंग इज रॉन्ग विद योर हैबिट्स। कुछ तो गलतियां हो रही है खान पान में, डेली लाइफ में, कुछ तो न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस हो रहा है। बस इसी चीज को समझना है। और ये चीज अगर आज आपने यहाँ पे समझ ली तो आपको स्वस्थ होने से इसके बाद कोई रोक नहीं सकता है। हर इंसान को अपनी जान प्यारी है। बस मुझे इतना पता है कि हर इंसान अपनी खुद की हेल्थ से प्यार करता है और खुद का दुश्मन कोई भी नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना है, दो तरीके हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब मुझे सुनने से पहले लोग बातें करना शुरू करते हैं, जब मैं आने वाला हूं तो बोले ये डाइट वाइट ये सब हमसे नहीं होता है, ये सब बड़ा मुश्किल काम है। डाइट करना, खाने पे संयम लाना, कंट्रोल करना, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये हमसे नहीं होता। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि दो ही तरीके होते हैं इंसान के जागरूक होने के। वो बोलते मोटिवेशन नहीं है। सो मोटिवेशन कहां से आएगा? तो दो ही तरीके हैं। जैसे कि एक अंडा होता है, उसे फोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक अंदर से फूट सकता है और दूसरा उसको बाहर से भी फूट सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, जब अंदर से फूटेगा तो जीवन की शुरुआत होगी और बाहर से फूटेगा तो जीवन का अंत होगा। तो आपके जागरूक होने के भी दो ही तरीके हैं। एक, या तो कोई इंसान अचानक से आपके सामने आए और आपको इतनी डीप नॉलेज आपके बारे में शेयर करे, आपकी हेल्थ के बारे में शेयर करे कि आप तुरंत वहीं से जागरूक हो जाइए। और नहीं हुए तो दूसरा तरीका है कि एक धमाका हो जिंदगी में, ऐसी बीमारी का जहां कोई राह नजर ना आए, और फिर हम जागरूक होते हैं अपनी हेल्थ के लिए। और ये भी मौका भी उनको मिलता है जो नसीब वाले होते हैं। कई लोग तो जगह पे ही खत्म हो जाते हैं, है ना। और इंसान की फितरत है, बचपन से, जन्म से इंसान की फितरत है अनुभव करके सीखना, ठोकर खाकर सीखना। आपके वहां पर कोई छोटे बच्चे खेल रहे हो सोसाइटी में, उनको जाके एक बार बोल दीजिए, बच्चों देखिए उधर नीचे इलेक्ट्रिक का सॉकेट है और उसमें कोई उंगली मत डालना। उसके बाद क्या होगा? और कब तक डालेंगे? जब तक एक झटका नहीं लगता। तो चाहे जितनी भी बातें की जाए, कितना भी किया जाए, इंसान अनुभव करके यानी ठोकर खा के सीखने के लिए ही बना है। बचपन से उसकी ये फितरत है। सो आज मैं कितने भी यहाँ पे बीन बजाऊं, कितनी भी ज्ञान बांटू, लेकिन जब तक गाड़ी अटकेगी नहीं ना, जीवन की गाड़ी, तब तक मौका नहीं मिलेगा। जैसे भाई साहब ने अभी मुझे बोला, जिन्होंने शेयर किया कि 21 साल की दवाई बंद हो। 6 साल पहले मुझे सुना था, लेकिन समय अभी आया, है ना। सो ऐसे लोग आते हैं जिसने मुझे 10 साल पहले सुना है, 5 साल पहले सुना है। 140 किलो का इंसान राइट फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, और मेरा सेमिनार था टाटा पावर के साथ कहीं पर, और वहां पे फ्रंट सीट पे, और 140 किलो का इंसान भूल नहीं सकते हम, है ना, वो रजिस्टर्ड हो जाता है। और उसके 5 साल बाद वो मुझे कांटेक्ट करता है कि आपके प्रोग्राम में आना है।
सो बोला 5 साल बाद? आप बोले कब सुना था? बोले मैं टाटा पावर में। बोला वो तो 5 साल पहले की बात है। तो बोले हाँ 5 साल पहले सुना था। तो अब कैसे याद आई? तो बोले ब्रेन हेमरेज हो गया था, 3 महीने से हॉस्पिटल में था, लगातार 4-5 सर्जरी हो गई है और अभी घर आया हूं तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे अपना वजन कम करना चाहिए। तो बस ऐसे ही लोग आते हैं, जब सारी रास्ते बंद हो जाते हैं, द्वार बंद हो जाते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, अब कुछ ना कुछ बदलाव अपनी हैबिट्स में ही करने पड़ेंगे। पहले बीमारी होने से पहले या फिर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आने से पहले इंसान को डिफिकल्ट लगता है, अरे यार चाय छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, ये तो अपने से नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप समझ जाइए कि अभी तक आपका समय नहीं आया है। जब आएगा तो ये भी आपको बड़ा आसान लगेगा, है ना। सो मुझे बताइए कि इस धरती पे सबसे ज्यादा, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा बुद्धिशाली कौन है? हम इंसान। अभी भी कुछ लोग डाउट में हैं। मैंने बस बहुत सिंपल सवाल पूछा है कि इस धरती पे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा बुद्धिशाली कौन है? हम इंसान। और आपका जवाब बिल्कुल सही है कि इस धरती पे सबसे ज्यादा बुद्धिशाली अगर कोई है तो वो हम इंसान हैं। हम इंसान इतने बुद्धिशाली है कि आज इंसान को ये सिखाना पड़ता है कि खाना कैसे खाना चाहिए। हम इंसान इतने बुद्धिशाली है कि आज इंसान को ये सिखाना पड़ता है कि सोना किस तरीके से चाहिए। आज हम इंसान इतने बुद्धिशाली हो चुके हैं कि आज इंसान को ये भी सिखाना पड़ता है कि पॉटी कैसे करनी है, उसके लिए वीडियोस बने हुए यूट्यूब पर। हम इंसान इतने बुद्धिशाली है कि हमने अपने ही खाने को दूषित कर दिया। हम इंसान इतने बुद्धिशाली है कि हमने अपने पीने के पानी को दूषित कर दिया। और आज अगर मुझे मुंबई में रह के या उसके आसपास में 1 गिलास शुद्ध पानी पीना हो जिसमें 0 केमिकल्स हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। हम इंसान इतने बुद्धिशाली है कि हम जो सांसें लेते हैं उसी सांसों को, उसी वायु को हमने दूषित कर दिया। हम इंसान इतने बुद्धिशाली है कि विकास के नाम पर पूरी सृष्टि का हमने विनाश कर दिया और अब दूसरी धरती की खोज में है कि भाई इसको बर्बाद कर दिया, चलिए अब दूसरे को बर्बाद करेंगे। हम इंसान इतने बुद्धिशाली है कि हमने अपने ही स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। सोचिए, विचार कीजिए, सबसे ज्यादा बुद्धिशाली होने के बावजूद भी आज इस धरती पे सबसे ज्यादा बीमार अगर कोई है तो वो कौन है? कभी कभी मैं मजाक मस्ती में ये कहता हूं कि अगर आपके पास कोई डॉग हो, कुत्ता हो पाला हुआ, और उसे भी कभी कोसना हो, डांटना हो, तो उसे बोलना चाहिए सुधर जा, वरना इंसान की मौत मरेगा। मेरी बात पे यकीन ना हो तो एक दिन हॉस्पिटल विजिट कीजिए, आपको दिन भर में वहां सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए तो समझ में आएगा कि इंसान किस तरीके से सड़ सड़ के, गल गल के उनकी मृत्यु हो रही है, राइट। और एक से एक बीमारियां, सर्जरी कर रहे, यहां से निकाल रहे, यहां गल रहा है, यहां सड़ रहा है, यहां से ये गोलियां, वो गोलियां, यहां से सर्जरी, यहां से पाइप यहां पे लगाया, बाईपास किया, ये किया, वो किया, इसे काट के निकाला, उंगली काट दी, पैर काट दिया। क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ, देखिए आप। अगर बुद्धिशाली होते वाकई में तो स्वस्थ होने चाहिए थे या बीमार होने चाहिए थे? आप सोचिए, पूरे देश विदेश से लोग मुझे इनवाइट करते हैं सेमिनार के लिए। अलग अलग कम्युनिटीज मुझे इनवाइट करती है इंडिया, अलग अलग इंडिया में। अभी लास्ट मंथ था IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, गुजरात का एक मोड़ा सा शहर है, वहां के 350 डॉक्टर फैमिलीज ने मुझे इनवाइट किया था। डॉक्टर को सेमिनार देने के लिए गया था कि हेल्थ कैसे अपनी मेंटेन करनी चाहिए। सो उनके साथ होता है, अलग अलग कम्युनिटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हर जगह पे मेरे ये टॉक्स होते रहते हैं। सीए एसोसिएशन के साथ तो मेरे पिछले 8-10 साल से ये इवेंट्स चलते जा रहे हैं। सो हर कम्युनिटी के साथ ये प्रोग्राम हो रहे हैं। देश विदेश से लोग बुला रहे हैं, बड़े बड़े लोग बुलाते हैं और फॉलो कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है, बड़े बड़े नाम है देश के लोगों के जो इसको फॉलो करते हैं। और आज तक जिनको हम जानवर कहते हैं, उन जानवरों ने आज तक दुनिया में कहीं से भी, किसी भी जानवर ने मुझे आज तक इनवाइट नहीं किया कि अतुल भाई आइए और हमारे यहाँ के जानवरों को सिखाइए कि खाना कैसे खाना चाहिए। वो हमें देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि ज़ॉम्बी आ गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने आप को बर्बाद कर दिया, पूरी सृष्टि का विनाश कर दिया, भागो। विचार कीजिए ना कभी उनकी जगह पे रख के अपने आप को।
ऐसा कौन होगा जो अपने खाने पीने हवा सबको दूषित कर दे, अपने ही खाने पीने हवा को। और आज शुद्ध हवा आप नहीं ढूंढ पाएंगे, हाँ, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध खाना नहीं मिलेगा, सब कुछ, यहां तक कि मिट्टी को हमने दूषित कर दिया जिसमें उगाते हैं हम। जब मिट्टी ही दूषित हो चुकी है तो आपको शुद्ध, अगर आप फार्मिंग भी नेचुरल कर लेंगे तभी वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा या वो शुद्धता नहीं मिलेगी, राइट। सोचिए, विचार कीजिए, हम भारत देश बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, लेकिन कड़वा सत्य यह है कि जिस देश में बीमारियां बढ़ रही हो वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। हम ऑलरेडी डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं, उसको कई साल हो गए। हम पिछले साल ऑफिशियली कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गए, और इसके अलावा पिछले 5 साल पहले हम इनफर्टिलिटी इंपोर्टेंसी के कैपिटल बन चुके हैं। यानी आज की डेट में 10 लोगों की शादियां होती है तो उसमें से 5 लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। थोड़ा विचार कीजिए। और हार्ट अटैक के बारे में तो आप सबको पता होगा, आज सारे वीडियोस जो ट्रेंडिंग हो रहे हैं आप देख रहे होंगे, खास तौर पे यंगस्टर्स में, युवाओं में, बिलो 40 में हार्ट अटैक किस तरीके से ट्रेंडिंग हो रहा है। आपने वीडियोस देखे होंगे, वो पायलट के या क्रिकेट खेलते हुए छक्का मारते ही कोलैप्स हो गया बंदा, या फिर बैडमिंटन खेलते वक्त वो दूल्हे राजा का वीडियो आपने देखा होगा जो शादी के लिए निकले थे घोड़ी पे और वहीं पे जगह पे उन्होंने दम तोड़ दिया, है ना। सो ऐसे कितने वीडियो जिम में या एक्सरसाइज करते वक्त, वॉक करते वक्त लोगों का कार्डियक अरेस्ट हो रहा है ना। सो हम, ये चारों मुख्य बीमारियां हैं जिनके हम कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल ऑलरेडी बन चुके हैं, राइट। तो थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस नहीं है। इट्स वेरी सैड टू से दिस कि वी आर लिविंग इन अ डिजीज कॉन्शियस सोसाइटी, वी आर नॉट लिविंग इन अ हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी। और इसीलिए हमारे देश में अगर कोई मोटा हो जाए तो उसे हेल्दी कहते हैं, और अगर कोई इंसान मोटे से पतला हो जाए तो उसे बीमार कहते हैं। थोड़ा विचार कीजिए, सिर्फ बीमार होने पर ही हम अपनी हेल्थ की यात्रा शुरू करते हैं। यहां भारत में या हमारे बीच में ये ट्रेंडिंग है, हम 2 ही काम करते हैं, या तो हम अपने आप को बीमार बनाने का काम करेंगे, और जब बीमार हो गए तो फिर अपने आप को हेल्दी बनाने का काम करेंगे। बीच वाला रास्ता हमको पता ही नहीं है, राइट। सो हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज से 11 साल पहले मेरी बीमार होने की यात्रा चल रही थी, मैं अपना बिजनेस कर रहा था और सडनली एक बीमारी आई और जिसने मेरे जीवन को विराम लगा दिया। दुनिया के सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उसका मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं था। एवास्कुलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी थी जिसमें दोनों पैर काम करना बंद हो गए थे, और इतना पेन में था मैं कि डिप्रेशन आ गया और सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए। और वहां से मैंने भगवान को प्रे करना, गिड़गिड़ाना, जिंदगी की भीख मांगना शुरू कर दिया कि भाई एक रास्ता दिखा दे। और भगवान ने किसी प्रकार से रास्ता दिखाया, मार्ग मिला, और मुझे पता चला कि सारी गलती हमारी है, हमारी गलत हैबिट्स की वजह से ये बीमारियां हमारी जिंदगी में आती है। तुरंत मैंने अपने हैबिट्स को ठीक करना शुरू कर दिया, और जब हैबिट्स ठीक किए तो मेरी हेल्थ में बदलाव आने शुरू हो गए। फिर समझ में आया कि डिटॉक्स करने से और ज्यादा लाभ होगा, थोड़े से फास्टिंग करेंगे, सनलाइट लेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। और फिर उस राह पे मैंने चलना शुरू कर दिया, और 1.5 साल लगा, मेरी बीमारी धीरे धीरे, मेरे पैर ठीक हो गए। और 1.5 साल के बाद मैंने दोबारा MRI स्कैन करवाया तो पता चला कि वो बीमारी अब उस रिपोर्ट में नहीं है। इसे कहते हैं मेडिकल मिरेकल। एज पर मेडिकल साइंस जो बीमारियां ठीक नहीं होती और वो ठीक हो जाए तो उसे ये मेडिकल मिरेकल कहते हैं। आते हैं मेन विषय पर। हम बात कर रहे थे कि शरीर को ठीक नहीं करना है, केवल और केवल हैबिट्स को ठीक करना है, और सारी गड़बड़ हमारे खान पान में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सारे पशु प्राणी स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का पालन करते, दे फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, कुदरत के नियमों का पालन करते हैं, और वो हम इंसान की तरह बीमार नहीं पड़ते। प्रकृति के साथ, नेचर के साथ रहते हैं और नेचर का दिया हुआ खाना खाते हैं, और इसीलिए ना उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ना दवाइयों की जरूरत पड़ती है, ना उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। आपने जिंदगी में कभी किसी जानवर को बीमार होते हुए नहीं देखा होगा, और अगर कभी देखा हो तो वो जरूर हम इंसान के साथ रहता होगा
या उसके बीच रहता होगा और इंसान का दिया हुआ खाना खाता होगा, राइट। और दो प्रकार की रसोई हमारे जीवन में होती है, एक भगवान की बनाई हुई रसोई और दूसरी हम इंसान की बनाई हुई रसोई। दुनिया के सारे पशु प्राणी, बर्ड्स एंड एनिमल्स भगवान की बनाई हुई रसोई, नेचर का बनाया हुआ खाना खाते हैं, भगवान की रसोई खाते हैं और हेल्दी रहते हैं। केवल एक इंसान है जिसने समय के साथ बदलाव किया और धीरे धीरे हमने अपने खाने को पकाना शुरू कर दिया, कुक करना शुरू कर दिया और ग्रेजुअली हमारा पूरा खाना जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे सुबह दोपहर शाम कुक फूड हो गया। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये ट्रांजिशन जो हुआ इसमें लाखों साल लगे और हमारे जेनेटिक्स मॉडिफाई हो गए, नई मेमोरी हमारे जीन्स में मेमोरी में सेट हो गई और हमें धीरे धीरे पका हुआ खाना खाने की हैबिट पड़ गई, है ना। और प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती पके हुए खाने में तो आज से 30-35 साल पहले हमारे पूर्वज नेचुरल डेथ हुआ करती थी। ज्यादातर लोग आज से 30-35 साल पीछे जाकर आप देखिए अपनी मेमोरी में, अधिकतर लोगों की जो डेथ होती थी, मृत्यु होती थी, वो नेचुरल डेथ हुआ करती थी। 90 साल हुए, 95 साल हुए, ना किडनी फेल, ना लीवर फेल, ना हार्ट फेल, ना कैंसर, कुछ नहीं, बुढ़ापे की वजह से खाना छोड़ दिया और नेचुरल डेथ हो गई। सही है गलत है? पिछले 30-35 साल में ऐसा क्या हुआ कि आज एक भी शायद ऐसी मौत नहीं होती है जो बुढ़ापे की वजह से हो, नेचुरल हो। आज सारी डेथ का रीजन कॉज जो है, अगर आप ढूंढेंगे, पूछेंगे क्या हुआ, तो कोई ना कोई बीमारी उसके पीछे का कारण मिलेगी। कोई भी डेथ हो आज समाज में, पता कर लीजिए क्या हुआ, हार्ट फेल, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। ऐसा क्या हुआ पिछले 30-35 साल में, बताइए, कि नेचुरल डेथ पूरी तरह से बंद हो गई और आज सभी लोग इतने बीमार हैं कि आज हम विश्व गुरु बन गए बीमारियों के। तो 30-35 साल में सबसे पहले बहुत ज्यादा विकास हुआ, तो ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण बढ़ा। साथ ही साथ 30-35 साल में केमिकल फार्मिंग स्टार्ट हुई, तो हर जगह पे दूषित होना खाना शुरू हो गया। उससे पहले तक ना प्लास्टिक के बोतल थे, ना घर से बाहर निकल के, हमारे पूर्वजों के पास घर से बाहर निकल के खाने के कोई फालतू ऑप्शंस थे क्या? तो आज 30-35 साल में एक और प्रकार की रसोई हमारी जिंदगी में आ गई। तीसरे प्रकार की रसोई, पहली भगवान की बनाई हुई रसोई, दूसरी हम इंसान की बनाई हुई रसोई जो हमारे घर के रसोई में बनती है, जो हमारी माता बहनें बनाती है, और तीसरी रसोई आज हमारे 30-35 साल में हमारे जीवन में आई, जो स्विगी जोमेटो के जरिए हमारे घर पे आती है, और उसे मैं कहता हूं शैतान की बनाई हुई रसोई, जिनको हमारी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है और वो हमारे लिए खाना बनाते हैं और हम सड़कों पे जाके, होटल्स में जाके बड़े चाव से, बड़े शौक से ये खाना खाते हैं, जहां पे हमें पता नहीं है कि बैक एंड में क्या हो रहा है, क्या हाइजीन लेवल्स है, या क्या तेल की क्वालिटी है, या क्या क्या चीजें उसमें, क्या मसाले किस प्रकार के यूज हुए हैं, ये हमें नहीं पता। 30-35 साल पहले हर चीज, मसाले तक घर में कुटवाए जाते थे और उसमें कोई टॉक्सिक गैस रिलीज नहीं किए जाते थे, या उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते थे। आज इसीलिए इंडिया के मसाले हर कंट्री से रिजेक्ट हो रहे हैं, उस जहर की वजह से। ये मसाले को पीसने के बाद, प्रिजर्व करने के बाद जो प्रिजर्वेटिव्स थे वो बैन हो गए, तो इन्होंने टॉक्सिक गैस उसमें रिलीज करते हैं और उसकी वजह से फिर उसमें फंगस नहीं लगता। लेकिन हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वज मसालों को हींग डाल के या कुछ ना कुछ तरीके से, देसी तरीके से प्रिजर्व करते थे, खुद बनवाते थे। तो पहली बात, एक बात ध्यान में रखिए कि वापस अगर आपको अपनी स्वास्थ्य को पाना हो तो हमारे घर में एक भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हमारे हाथों से ना बनी हो। चाहे वो शक्कर को बदल के गुड़ लाना पड़े तो वापस वही लेकर आइए जो हमारे पूर्वज खाते थे, क्योंकि गुड़ को औषधि का रूप मिला था, स्थान मिला था। अगर किसी को एसिडिटी है, किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो गुड़ ठीक करता था दवाई के रूप में। लेकिन आज शक्कर को आप प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज कर सकते हो। जिसको प्रिजर्वेटिव की तरह आप यूज कर सकते हो, विचार कीजिए उसमें कितने केमिकल्स होंगे। हम गुड़ को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन आजकल यूट्यूब पर ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि गुड़ और शुगर को कंपेयर करके बताते हैं कि दोनों एक है।
हाँ, दोनों एक नहीं है। जमीन और आसमान का फर्क है, एक अमृत और दूसरा जहर का फर्क है, राइट। और यहां तक कि कुछ लोग तो फ्रूट की मिठास को भी उसके साथ कंपेयर कर देते हैं, शुगर 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 बोल के। अरे पहले ये तो तय कीजिए कि शुगर किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन तय कीजिए कि शुगर क्या है। क्या आप मीठे को शुगर कह देंगे? कुछ भी मीठा है तो वो शुगर हो गया। या जो इंसान ने फैक्ट्री में बनाया है सफेद कलर का, वो उसे शुगर कहते हैं। तो मतलब इंसान का बनाया हुआ शुगर अगर जहर शुगर कहते हैं, तो शुगर फिर जैगरी में कहां से आ गया या फ्रूट में कहां से आ गया? वो मिठास अलग है, कुदरत की दी हुई मिठास है, राइट। उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये बात को समझिए। तो कहीं ना कहीं हमने पिछले 30-35 वर्षों में जो अपग्रेडेशन किया है हमारे खान पान में, या हमारे बहुत ज्यादा सुस्ती के कारण, बहुत ज्यादा आलस के कारण जो हमने शॉर्टकट्स मारे हैं और सब कुछ रेडीमेड खरीदना शुरू किया है, ये कहीं ना कहीं भागी बन रहा है हमारी बीमारियों के पीछे। तो सबसे पहले अपने रसोई में, चाहे अपने मसाले हो, चाहे अपना आटा हो, चाहे जो भी चीजें हो, सब कुछ खुद पिसवाना बनवाना शुरू कीजिए। कोई कहते हैं कि अरे कहाँ टाइम मिलता है इतना करने का आज की तारीख में। अगर इतना टाइम नहीं मिलता कि खुद का खाना खुद इतना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि उगा कर लेके आइए, खुद बनाइए, ये नहीं बोल रहा हूं, कम से कम बनवा लीजिए, है ना। और इतना समय अगर इंसान को अपने जीवन में अपने लिए ना मिले, अपने परिवार के लिए ना मिले, तो फिर एक दिन हॉस्पिटल में कैंसर के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। बहुत पैसे भी जाएंगे और परिवार का कोई व्यक्ति भी काम से जाएगा, राइट। पैसे भी देने पड़ेंगे, वही होगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। जो आप पैसे अभी भाग दौड़ में बचा रहे, वही पैसे एक दिन आप कैंसर के लिए या किसी के हार्ट अटैक के लिए या किसी और बीमारी के लिए खर्च करेंगे। वही टाइम भी स्पेंड करेंगे जो आप बचा रहे ना अभी टाइम, वो टाइम भी आप उस टाइम पे आप हॉस्पिटल में जाके स्पेंड करेंगे। और भोगना पड़ेगा ये अलग, पेन, उसका दर्द बेयर करना पड़ेगा वो अलग, राइट। आप सोचिए, आप खुद हिसाब किताब करना सिखाते हैं लोगों को या उनके हिसाब किताब करते हैं, तो अपने जीवन का इतना हिसाब किताब करके देखिए कि किस चीज में फायदा ज्यादा है, राइट। सो कहीं ना कहीं पिछले 30-35 सालों में जो हमने खान पान में जोड़ा है, उसके लिए हमारा बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होने में लाखों साल, हजारों, 10-10 हजार साल लग जाते हैं हमारी बॉडी को कोई नई चीज को अडॉप्ट करने में। और ये पिछले 30-35 सालों में जो हमने अपने खान पान में झोंका है, इसके लिए हमारा बॉडी कहीं से भी प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है। और ये बना है आज की तारीख में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण। इसीलिए घर घर में आज बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। आपके मेडिक्लेम के सारे प्रीमियम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले लाख रुपए का मेडिक्लेम, मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले लाख रुपए का मेडिक्लेम काफी था। आज 1 करोड़ का लेना पड़ता है, 25-50 लाख का कम पड़ जाता है। बिल करोड़ों में बनते हैं आजकल, राइट। और याद रखना, 16 करोड़ का इंजेक्शन लगा था वेदिका को, पता है आपको। सब डोनेशन से फंड जमा किया था, सारे सेलिब्रिटीज आगे आए थे, 16 करोड़ का टैक्स भी माफ हुआ था महाराष्ट्र में। वेदिका 2-4 महीने की बच्ची थी और 16 करोड़ का इंजेक्शन लगा, उससे भी उसकी जान नहीं बची। 2-3 महीने 2 महीने में डेथ हो गई। 16 करोड़ का एक इंजेक्शन। ऐसे लोगों को जानता हूं जो किडनी स्टोन निकालने गए मामूली, और इन्फेक्शन हो गया किडनी में, और उस किडनी को बचाने के लिए रोज का 70-80 हजार रुपए के इंजेक्शंस लग रहे थे, दवाइयां लग रही थी। लगभग 4 से 6 महीना उन्होंने खर्च किया, 1 करोड़ के ऊपर खर्च किया, और उसके बावजूद भी वो एक किडनी को बचा नहीं पाए। वो एक किडनी जिसमें इन्फेक्शन था वो फेल हो गई। अब उस बंदे के पास 1 करोड़ रुपया था पे करने के लिए, लेकिन हर इंसान के पास इतना होगा? थोड़ा विचार कीजिए। दुनिया के सारे जीव जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, केवल एक इंसान है जिसने अपने भोजन को मनोरंजन बना रखा है ना। जैसे वीकेंड आया, चलो होटलों में। अरे जब तक घर मिले तब तक बाहर ना खाए, है ना। होटल बने क्यों थे? मजबूरी में खाना खाने के लिए बने थे। आज हमने उसको भी एंटरटेनमेंट बना दिया कि भाई किसी इंसान को कोई खाने की जगह ना मिले, कोई घर ना मिले, तो मजबूरी में जाके खा ले होटल में। और होटल नहीं थे उस जमाने में, भोजनशालाएं थी, ताकि घर जैसा खाना बाहर जाके मिले। और आज स्विगी जोमेटो है ताकि बाहर का सड़ा हुआ खाना घर बैठे बैठे मिले। बीमार होने से पहले हमारा शरीर हमें लक्षण देता है, इंडिकेशन देता है। बीमार होने से पहले ऐसे ही बीमारी हमारी जिंदगी में नहीं आती है, पहले प्री डिजीज इंडिकेशंस आते हैं।
और प्री डिजीज इंडिकेशंस को जब हम समझ नहीं पाते, 5-10 साल तक इग्नोर करते हैं, तो हमारी जिंदगी में बीमारियों की एंट्री होती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अलग अलग बीमारियां। और बीमारी आने के बावजूद भी अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते तो ऑर्गन डैमेज होने की शुरुआत होती है। मतलब जैसे ही बीमारी आई तो आप समझ जाइए कि ऑर्गन डैमेज की शुरुआत हो चुकी है। जिनको डायबिटीज है उनका फ्यूचर में कौन सा ऑर्गन फेल होगा? किडनी। और क्या डैमेज होगा? आईज। इतना तो सबको पता है। जिनको ब्लड प्रेशर है उनको फ्यूचर में कौन से ऑर्गन का खतरा है? हार्ट फेलियर और ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस होना, है ना। सो हर इंसान को यह भी पता है कि हर बीमारी के अपने फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये बात तो समझ गए। सो इट्स नॉट इजी। अगर आपको डायबिटीज है और आप दवाई खा के काम चला रहे तो ये समझ के चलिए, अगर आप अपने हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे, अगर हैबिट्स चेंज किए तो 20 साल गोलियां खाने का मौका मिलेगा। हैबिट्स नहीं चेंज किए तो 5 साल में किडनी का नंबर लग जाएगा। ये बात तो आपको पता ही होगी। जो इंसान डायबिटीज आने, अरे आया क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही। लेकिन डायबिटीज आते ही लोग अलर्ट होते हैं, अरे बाहर का खाना बंद, शाम को जल्दी खा लेंगे, थोड़ा सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं। जिसको बीमारी आती है ना, थोड़ा तो अपने, सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो सबके पास है ना। वो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करता है और इसीलिए उसको 15-20 साल गोलियां खाने का मौका भी। लेकिन कहीं ना कहीं एंड में आप देखिए किडनी का नंबर मोस्टली 70% केसेस में किडनी का नंबर, क्रिएटिनाइन बढ़ना और धीरे धीरे डायलिसिस होना या किडनी ट्रांसप्लांट। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे बीमार होने से पहले बॉडी हमारा प्री डिजीज इंडिकेशंस देता है और कैसे कैसे बीमारी धीरे धीरे हमारी लाइफ में आती है। सो आयुर्वेद में इसे कहते हैं त्रिदोष। जन्म के साथ दिन में 3 साइकिल्स होती है, जन्म के साथ, और रात को 3 साइकिल्स होती है वात, पित्त, कफ की। तो आप कितने बजे जन्म लेते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके शरीर की प्रकृति कौन सी होगी। तो जन्म के साथ ये डिसाइड हो जाता है कि आपकी बॉडी या वायु है या पित्त है या कफ है। एक मुख्य दोष होता है और दूसरा उसका डोमिनेटिंग दोष भी होता है। मतलब 2 दोष हर इंसान के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो जन्म के साथ आपकी बॉडी की प्रकृति तय हो जाती है और उसके साथ कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वायु वालों को क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ज्यादा क्या कम, पित्त वालों को क्या ज्यादा क्या कम, और कफ वालों को क्या ज्यादा खाना चाहिए क्या कम खाना चाहिए। ये सब कुछ नियम पहले से बने हुए। और इंसान को अगर ये पहले से बात पता हो तब फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हेल्थ में, क्योंकि वो खाने में अपना वैसा ध्यान रखेगा। लेकिन जिसको ये नहीं पता कि मुझे क्या ध्यान रखना है और घर में सभी लोग टेबल पे बैठ के एक साथ वही खाना खा लेते हैं, तो फिर सबकी अलग अलग प्रकृति है और सबके साथ अलग अलग बीमारियां धीरे धीरे होगी। और दुनिया की किसी भी बीमारी को अगर आपकी जिंदगी में एंटर करना हो तो ये 3 ही विंडोज है त्रिदोष के, वात, पित्त और कफ, जिसके जरिए बीमारियां आपकी लाइफ में आ सकती है। इसके अलावा कोई गेटवे नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई दोष आपका नहीं बिगड़ा और सीधी शॉर्टकट में बीमारी आपकी लाइफ में आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई दोष बिगड़ा है और उसके जरिए बीमारियां हमारे जीवन में आती है। और जब कोई भी दोष एक्सट्रीम लेवल पे बिगड़ता है, वात, पित्त या कफ एक्सट्रीम लेवल पे जब बिगड़ता है तो उसका कॉमन इंडिकेशन, एक सिंगल कॉमन इंडिकेशन है हेडेक, सरदर्द। कितना हल्के में लेते हैं हम लोग अपने सरदर्द को। दुनिया में सबसे ज्यादा गोलियां अगर खाई जाती है तो सरदर्द की गोलियां खाई जाती है, उसके बाद डोलो वगैरह का नाम आता है। हाँ, मुझे बताइए, एक उदाहरण पूछता हूं आपसे या एक सवाल पूछता हूं। हमारा बच्चा है, हमारा मतलब अपना बच्चा, आपका बच्चा है या आपकी उम्र ज्यादा है तो आपका पोता पोती है या नाती है। हमारा अपना घर का बच्चा है और 2-3 साल का है हार्डली, और वो बहुत रो रहा है, कितनी देर से रो रहा है, उसे शायद कुछ काट रहा है, चुभ रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आप उसके पास जाके ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एड्रेस करेंगे, या फिर उसको 2-4 लात घुसे चमाट मार के उसका मुंह बंद कर देंगे? क्या करेंगे बताइए आप? तब जब हमारा बच्चा रोता है और सरदर्द के जरिए हमसे कुछ कहना चाहता है तो कैसे हम दवाइयों के लात घुसे मार के उसका मुंह बंद कर देते हैं और ये सोचते तक नहीं है कि सरदर्द क्यों हो रहा था, समझते तक नहीं है
कि इसके पीछे का कारण क्या था। 21-22 साल की उम्र में पहली बार मुझे सर दर्द हुआ और मुझे 1 घंटा रियलाइज करने में लगा। मैं पहले तो सोच रहा था कल कहां मुझे सर में चोट लगी कि सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे इन माय लाइफ व्हेन आई रियलाइज्ड कि शरीर में बिना चोट लगे भी दर्द हो सकता है। दैट वाज द फर्स्ट डे इन माय लाइफ। तब तक मुझे सिर्फ इतना पता था कि शरीर में चोट लगे तो दर्द होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और सर दर्द को हम कितना हल्के में लेते हैं, है ना? सो वात, पित्त या कफ, वायु अगर बिगड़ा है तो उसके लक्षण क्या होंगे? गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट ठीक से साफ नहीं होना, टॉयलेट में ज्यादा समय लगना। और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, तो सर दर्द हो सकता है। और वायु अगर ज्यादा बिगड़ा है तो आने वाले भविष्य में हार्ट अटैक भी दे सकता है। हार्ट अटैक जो है वो वायु का रोग है। वायु बढ़ेगा और सीधा, आप में से कितने लोगों को बताया कि 100 में से आजकल लगभग 50 हार्ट अटैक जो है वो टॉयलेट सीट पर आते हैं जोर लगाते वक्त। ये कितने लोगों को पता है यहां पर ऑलरेडी? सो जिनको नहीं पता है वो थोड़ा पता कर लीजिए कि किसी भी कार्डियक हॉस्पिटल में वॉशरूम के अंदर लैच नहीं होती है, कड़ी नहीं होती अंदर। सो हार्ट अटैक जो है वो वायु की देन है, इस बात को समझिए। और वायु अगर बिगड़ा है तो क्या और लक्षण होंगे? टॉयलेट में ज्यादा समय लगना। दुनिया के सारे जीवों को पेट साफ होने में यानी पॉटी करने में 5 से 7 सेकंड लगते हैं और यूरिन पास करने में 15 से 20 सेकंड लगते हैं। वंडरफुल। और इंसान भी जब जन्म लेता है और मां के दूध पर जब तक होता है तो उसे भी पेट साफ होने में 5 से 7 सेकंड लगते हैं और पेशाब करने में 15 से 20 सेकंड लगते हैं। अगर ये टाइमिंग आपके साथ गड़बड़ा चुका है, उल्टा हो चुका है, तो इसे वायु दोष बिगड़ना कहते हैं। पेट साफ होना यानी सिर्फ थूकना, वॉशरूम में गए और पॉटी को थूका और बाहर निकले, सिर्फ 2-5 सेकंड में पेट साफ होना चाहिए। वहां जाके वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, बैठकर आ जा ऊ। और लोग 15-15 आते नहीं, और 5-5, 10-10, 15-15 मिनट बैठकर लोग इंतजार करते हैं, बल लगाते हुए, आंसू बहाते हुए। सिर्फ एक इंसान है धरती पे जो पेट साफ होते हुए आंसू बहाता है। आंसू छोड़िए, 100 में से 50 लोग टॉयलेट में बैठ के खून बहाते हैं। यानी 100 में से आज 50 लोगों को पाइल्स और फिशर्स की प्रॉब्लम है। सोचिए कितना गलत खान पान हुआ कि लोगों के पाइल्स और फिशर्स के प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 50% पहुंच चुके हैं। सो वायु दोष अगर बिगड़ा है तो टॉयलेट में ज्यादा टाइम लगना, सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होना। नियम यह था कि जय बार खाओ ते बार जाओ, यानी जितनी बार खाओ उतनी बार जाओ। दिन में अगर 3 बार आपने मुख्य भोजन लिया है तो 3 बार पेट साफ होना चाहिए। और बच्चों के साथ वैसे ही होता था, बच्चे माँ का दूध पीते थे, 3 बार दिन में 4 बार पेट भरते थे तो 3-4 बार पेट भी साफ होता था। लेकिन यहाँ तो आजकल लोगों को एक दिन में 1 बार आने के भी वांदे हो गए हैं, राइट? सो वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगना, सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होना, एक बार में संतुष्टि नहीं मिलना पेट साफ होने की, ज्यादा बल लगाना, पाइल्स फिशर्स अगर है तो ये वायु के रोग है। ब्लड प्रेशर ऑलरेडी अगर आपको हाइपरटेंशन है तो ये वायु का रोग है, याद रखिएगा। और आंखों के नीचे, जिनके आंखों के नीचे काले गड्ढे हो, डार्क सर्कल्स, उनकी गट हेल्थ 15-20 साल से बिगड़ी हुई है। उनको बार बार B12 की डेफिशिएंसीज क्रिएट होगी, बार बार कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स भी उसके साथ जुड़ी रहेगी। हाथों में नमनेस, टिंगलिंग होना, ये सारे वायु दोष बिगड़ने के लक्षण हैं। गैस में दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। इंसान पका हुआ खाना खाता है, गैस बन जाए कोई बात नहीं है, लेकिन गैस बने मतलब गैस बन के पीछे से रिलीज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैस में दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। अगर दुर्गंध है तो समझ जाइए कि पेट में रखा हुआ खाना सड़ रहा है। और वायु दोष अगर बिगड़ा है तो आने वाले भविष्य में जॉइंट से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सारे जॉइंट खराब हो जाएंगे और जॉइंट्स की बीमारियां हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाएगी, बोन पोरस हो जाएंगे और हार्ट अटैक जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। ये सारे वायु के रोग हैं। शरीर में दर्द होने वाली सारी बीमारियां वायु के रोगों में आती है। और जिनका जिनका वायु दोष बिगड़ा हुआ है, जिनको लगता है कि वायु मेरा बिगड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 50% ऑडियंस ऐसी होती है जिनका वायु कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। वायु प्रकृति के लोग होते हैं,
राइट? वायु या पित्त, वायु या कफ, दो दोष किसी न किसी के साथ में रहते हैं। तो अगर वायु बिगड़ा है तो करना क्या है, इसे भी समझ लीजिए तुरंत। बहुत सिंपल बातें करता हूं, लॉजिकल बातें करता हूं। अगर जिनको गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, उसे अपने खाने में थोड़ा फाइबर ऐड करना चाहिए सैलेड के रूप में। फाइबर कहां से मिलेगा? फाइबर कहां से मिलेगा? फ्रूट सैलेड्स, सबको पता है ये बात। तो मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है, लोगों को देखता हूं जब दुकान में जाके या सुपरमार्केट में जाके बिस्किट में फाइबर ढूंढते हैं लोग। नहीं होता है ऐसा, लोग करते हैं भाई साहब फाइबर वाला बिस्किट। तो थोड़ा सा फाइबर ऐड करना चाहिए ताकि पेट ठीक से साफ हो। फाइबर जाएगा तो गट हेल्थ भी इंप्रूव होगी ऑटोमेटिकली। और साथ ही साथ जो है पानी मांगने वाली सब्जियां, पानी मांगने वाली यानी प्रोटीन रिच वेजिटेबल्स जो है, हाई प्रोटीन जो है, उसे जिनकी वायु की प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं अभी। हाई प्रोटीन जो डाइट है, वो प्रोटीन हमेशा कॉन्स्टिपेशन करता है। लोग दुनिया में प्रोटीन की मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि प्रोटीन बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटिंग है। मतलब राजमा, छोले, मटर, सारे लेंटिल्स, लेग्यूम्स जो है, ये जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, ये कॉन्स्टिपेशन करेंगे। सो वायु वालों को क्या करना चाहिए? ये प्रोटीन्स जो है रोटी के साथ या चावल के साथ नहीं खाने चाहिए। ये प्रोटीन्स जो है वो सैलेड के साथ कंबाइन करके प्रोटीन सैलेड बना के खाना चाहिए। जिनको वायु है, प्रोटीन बंद नहीं करना है, लेकिन खाने का तरीका बदल देना है। उसके साथ 50% सैलेड, 50% प्रोटीन, और मिक्स करके एक बॉल बनाइए, बढ़िया शानदार। तो ये तालियां सब लोग साथ में बजा सकते हैं। एक एक नहीं बजाएगा, एक बार इसने बजाया, एक बार उसने बजाया, एक बार उसने, ऐसा नहीं चलेगा। बजेगी तो साथ में। सही है। वायु वालों को एक और काम करना चाहिए, अपने लीवर को एम्पावर करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके लीवर के पास शक्ति कम पड़ रही है डाइजेशन के लिए और डिटॉक्स के लिए, और ये दोनों काम लीवर देखता है। और लीवर को चाहिए सनलाइट। लीवर को पावर के लिए क्या चाहिए? सनलाइट। हाँ, उसे धूप से पावर मिलती है। और इंडिया में 70% लोग विटामिन D3 डेफिशिएंट है। ये मैं नहीं कहता, भारत का मेडिकल काउंसिल कहता है। और सनलाइट कैसे लेनी होती है? तो अपनी बैक को एक्सपोज करके। दुनिया के सारे पशु प्राणी अपनी पीठ से धूप लेते हैं, बैक से लेते हैं। एंड वी आर लिविंग इन एशियन कंट्री जहां पर दिन भर की धूप अच्छी होती है, और हम लोग डार्क लोग हैं, यानी हमें थोड़ी सी तेज धूप लेनी चाहिए। सो आप थोड़ा गूगल करेंगे इंडियन सन बेटिंग टाइम, तो आपको टाइम मिलेगा सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक का टाइम। तो हमको थोड़ी सी कड़क धूप लेनी चाहिए और बैक को एक्सपोज करके मैक्सिमम लेनी चाहिए। सोचिए, विचार कीजिए, हमारे पूर्वज कितने स्मार्ट थे। हमारी भारतीय परंपरा में जो महिलाओं के लिए कपड़े बनाए, उसमें बैक को खुला छोड़ा गया, ताकि घर की माताएं बहनें जब घर के आंगन में बैठ के काम करें तो उनको सूर्य देव के आशीर्वाद मिलते रहे। क्या ब्रिलियंस थी उस समय में, राइट? तो सनलाइट लेनी है, और पानी मांगने वाली सब्जियों से थोड़ा सा बचना है, और अगर खानी है तो फिर उसे सैलेड के साथ कंबाइन करके खानी है। ध्यान में रहेगा क्या करना है? हाँ, फाइबर ऐड करना है, और पेट गड़बड़ करने वाली सब्जियां थोड़ी रिड्यूस करनी है। हाँ, या उसको दाल के, उसको चावल के साथ या रोटी के साथ नहीं खाना है, वरना और गड़बड़ हो जाएगा पेट। ध्यान में रहेगा। सुबह उठ के गुनगुना पानी पी सकते हैं। ऐसे वायु वाले लोगों के लिए गुनगुना पानी बहुत अच्छा है, राइट? तो इतना बदलाव करेंगे, समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। ये नहीं बोल रहा हूं कि रातों रात मैजिक होगा। हफ्ता, 15 दिन, महीना लगेगा गाड़ी को वापस पटरी पे चढ़ने के लिए। सालों से पटरी से उतरी हुई है, तो पटरी पे चढ़ने पे भी थोड़ा महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा। दूसरा दोष अगर हम बात करें, सेकंड दोष, तो वो है पित्त दोष। और किसी व्यक्ति का अगर पित्त दोष बिगड़ता है तो इसका मतलब है एसिडिटी, छाती में जलन, पेशाब में जलन, स्किन डिजीज, ये सारे के सारे पित्त के रोग हैं। और पित्त दोष अगर बिगड़ता है तो 2 प्रकार के भोजन होते हैं, एक एसिडिक फूड और दूसरा अल्कलाइन फूड। हमारे खाने में 2 प्रकार के भोजन होते हैं, एक एसिडिक और दूसरा अल्कलाइन, और उसके बीच में एक न्यूट्रल नंबर भी होता है। 7 इज द न्यूट्रल नंबर। आप यूरिन के जरिए अपने बॉडी का पीएच चेक कर सकते हैं, जिसे कहते हैं पीएच, राइट? सो 7 इज द न्यूट्रल नंबर। 7 के ऊपर जाएंगे तो अल्कलाइन
7 के नीचे आएंगे तो एसिडिक, और 7 के थोड़ा भी नीचे नहीं रहना है, 7 के ऊपर रखना है हमको अपना बॉडी 7.4 के आसपास, यानी हमें अपना बॉडी अल्कलाइन मेंटेन करना है। और अगर बॉडी अल्कलाइन रखना है तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि फूड भी अल्कलाइन होना चाहिए। तो अल्कलाइन क्या है उससे समझ लीजिए। फ्रूट्स आर अल्कलाइन, वेजिटेबल्स आर अल्कलाइन एंड मिलेट्स आर अल्कलाइन। ये तीन ही चीजें अल्कलाइन है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिलेट्स। लेकिन गेहूं, चावल और जितने प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड है ये सारे बाय नेचर एसिडिक है। तो आपके खाने में अगर चाय है तो चाय इज हाईली एसिडिक, शुगर है तो शुगर इज द नंबर टॉप 3 में आता है उसका नाम एसिडिक फूड में, शुगर का। आप सुबह खाली एक ग्लास में 2 चम्मच शक्कर डाल के पानी में पी लीजिए सुबह सुबह खाली पेट, और छाती ना जले तो मैं गारंटी लिख के देता हूं आधे घंटे में छाती जलनी शुरू। अरे इतने प्रिजर्वेटिव्स, जिसको आप खुद शुगर को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हैं, आप उसको पचा लोगे। ये तो हम दूसरी चीजों में डाल के डाइल्यूट करते हैं तो एसिमुलेट हो जाता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे लोगों में भी एसिडिटी बनी रहती है, राइट। सो एसिडिक फूड कम करने हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल्स है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि फिर हमारे पूर्वजों वाला भोजन की तरफ हमें लौटना चाहिए, है ना। और अल्कलाइन फूड बढ़ाना है। अल्कलाइन यानी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, दे आर हाई ऑन अल्कलाइन। सो मैं लोगों को अक्सर क्या प्रमोट करता हूं पता है, सुबह का नाश्ता बदल दीजिए। मैं बोलता हूं वात, पित्त या कफ, तीनों में से कुछ भी बिगड़ा हो, एक ही तरीका बताता हूं, सुबह का नाश्ता बदल दीजिए। सुबह एक बार भगवान की बनाई हुई रसोई, जो भगवान ने बनाया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्मूदीज, सीड्स और नट्स, ड्राई फ्रूट भिगे हुए, सारी चीजें कलरफुल, और एक बार सुबह का नाश्ता ऐसा हो जो भगवान ने बनाया हो, भगवान के प्रसाद के रूप में हो। तो सुबह का नाश्ता बदल देंगे तो आपके वात, पित्त, कफ, फाइबर ऐड हो गया, पित्त के लिए अल्कलाइन फूड ऐड हो गया, और कफ के लिए भी वहां से आपको लिंक मिलेगा। तो वात, पित्त, कफ तीनों के लिए एक तरीका है कि सुबह का नाश्ता बदल दीजिए, सुबह का ब्रेकफास्ट चेंज कर दीजिए। लेकिन ये अकेले से नहीं होगा। अगर आपको सस्टेन करना है इसको लॉन्ग लाइफ, तो पूरी फैमिली का सामूहिक ये डिसीजन होना चाहिए। आज का ये टॉक भी रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे टॉक भी है। आप अपने घर जाके बस मेरा ये टॉक अपनी फैमिली को दिखा दीजिए। और आज तक मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो इस आइडिया को एक्सेप्ट ना करे। किसी को भी ये टॉक दिखा देंगे तो आपका परिवार में सभी लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे कि कल से हम सुबह का नाश्ता चेंज करने के लिए तैयार है ना। सबको अपनी जान प्यारी है, ठीक। सो आप पूरा फैमिली मिलकर डिसाइड करेंगे तो इसको सस्टेन कर पाएंगे। आप अकेले इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? आपके लोग, घर के लोग पराठे खा रहे होंगे सुबह सुबह, और आप कब तक उनको बर्दाश्त करेंगे बताइए? समझ में आ रहा है? या डोसा खा रहे हैं सुबह सुबह बन के, इडली डोसा, हाँ, तो कब तक आप बर्दाश्त करेंगे अकेले, है ना। तो पूरी फैमिली का डिसीजन होना चाहिए और तब जाके आप इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे। और ऐसे कई फैमिलीज मेरे साथ जुड़ी है, एक नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों फैमिलीज जुड़ी है जिन्होंने अपना घर का ये कल्चर चेंज कर दिया। सुबह सुबह बस जो भी नेचुरल चीजें हैं जो आग पे नहीं चढ़ी है, ऊपर वाले का प्रसाद, मतलब भगवान की बनाई हुई रसोई, सुबह का नाश्ता। तो आइडिया यही है, चाहे वात हो, पित्त हो, कफ हो, तीनों के पीछे का आइडिया यह है कि सुबह का नाश्ता बदलिए, राइट। और तीसरा दोष, तो आपको समझ में आया कि पित्त दोष के लिए अल्कलाइन फूड को बढ़ाना है, एसिडिक को कम करना है। आप नंबर 1 फूड कौन सा ये जानना चाहेंगे एसिडिक फूड में? नंबर 1 एसिडिक फूड में कोल्ड ड्रिंक जो है वो नंबर 2 पे आता है। कोल्ड ड्रिंक का पीएच कितना है मालूम है आपको किसी को? इट इज अराउंड 2.5। 7 के ऊपर रखना चाहिए हमको। 6.5 वाला भी एसिडिक फूड हमको नहीं खाना है। और उसका पीएच कितना है कोल्ड ड्रिंक का? 2.5। कुछ तो 2 के आसपास, 2 के भी नीचे है। मतलब इसीलिए बाबा रामदेव कहते हैं द बेस्ट टॉयलेट क्लीनर। ऐसे नहीं बोलते, करके देखिए आप, क्या बढ़िया सफाई करेगा। आप एक बात समझिए, इंसान का दांत अगर टूट जाए, उसे जमीन में गाड़ दे तो हजारों साल तक गलेगा नहीं, पूरा शरीर गल जाए, लेकिन एक चीज नहीं गलेगी अंत तक। वो क्या है? लेकिन कोल्ड ड्रिंक के बोतल में रख दीजिए, 1 हफ्ते में गायब हो जाएगा। थोड़ा विचार कीजिए इसमें। और नंबर 1 एसिडिक फूड जो है वो है शराब, अल्कोहल।
जो लोग शराब पीते हैं, लोगों को क्यों बदनाम करें? जो बेवड़े शराब पीते हैं, शराब तो बेवड़े पीते हैं ना, मेरे को तो इतना ही पता है। तो जो बेवड़े शराब पीते हैं उनको ये पता होता है कि वो एसिड पीने वाले, इसीलिए एसिड पीने से पहले वो तैयारी रखते हैं सारी वो चीजों की जो आग बुझाते हैं, ठंडा पानी, बर्फ के टुकड़े, सोडा की बोतल। पता है उसको ऐसे पिएगा तो छाती जल जाएगी, ऐसे पिएगा तो जल जाएगी, है ना। तो ज्यादा जो एसिड बॉडी में डालते हैं उनका लीवर फेलियर भी होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो तो वो है फैट की वजह से, कफ दोष की वजह से। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो तो कफ दोष की वजह से है, और अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो वो फिर पित्त की वजह से है। जो लोग ज्यादा एक्सट्रीम मेडिसिन खाते हैं उनका भी पता है ना आपको, मेडिसिन आर ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट एसिडिक फूड, नॉट फूड बट समझिए, ये समझ में आ रही है ना। 2-4 गोलियों के साथ फ्री में क्या लिखा जाता है? एंटी एसिड। हाँ, ये तो पता है ना आपको, तो थोड़ा विचार कीजिए। ज्यादा दवाई खाने के बावजूद भी वो किडनी डैमेज या लिवर डैमेज करते हैं, राइट। सो पित्त दोष वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एसिडिक फूड जीवन में कम करने हैं और अल्कलाइन फूड को बढ़ाना है। और जब आप सुबह का ब्रेकफास्ट चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अल्कलाइन फूड का रेशियो बढ़ जाएगा। और बाकी के दोनों खाने में चेक कर लीजिएगा क्या क्या चीजें एसिडिक जा रही है, कहीं से शुगर जा रहा है, या आटा रिफाइन किया हुआ या पैकेट वाला आटा लेकर आ रहे हैं, या मसाले बाहर से खरीद के ला रहे हैं, तो वो भी आप रिप्लेस। ऑयल खास तौर पे कोल्ड प्रेस ऑयल, हमारे पूर्वज जो खाते थे, कच्ची घानी का तेल, वो लेकर वापस आना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको वापस फिक्स करनी पड़ेगी अपनी रसोई में, राइट। आखिरी दोष की तरफ आते हैं और वो है कफ दोष। अगर किसी भी व्यक्ति का कफ दोष बिगड़ा है तो प्री डिजीज इंडिकेशन क्या होंगे? हर सुबह उठना और गले से बलगम थूकना। सुबह उठते ही आप जाते हैं और खरखर करके बलगम थूकते हैं, चाहे वो व्हाइट हो, ट्रांसपेरेंट हो या येलो कलर का हो, कोई भी रंग का हो, बलगम अगर थूकते हैं तो आपका कफ दोष बिगड़ा हुआ है। इसके अलावा बार बार जुकाम होना, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में अगर आपको बार बार जुकाम होता है तो ये कफ दोष बिगड़ने का इंडिकेशन है। साल में एक बार मौसम बदलने पर, ऋतु बदलने पर जुकाम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा स्नोरिंग अगर आप करते हैं, खराटे लेते हैं, तो ये कफ दोष बिगड़ने का इंडिकेशन है। सामान्य बात नहीं है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। 2 ही कीवर्ड को गूगल कीजिए, स्नोरिंग एंड हार्ट, ये 2 कीवर्ड को लिख के गूगल कीजिए एंड यू विल गेट टू नो द साइंटिफिक कनेक्शन बिटवीन योर स्नोरिंग एंड हार्ट डिजीजेस। अगर आप कराटे लेते हो, गारंटी दे सकता हूं लिख के कि आने वाले भविष्य में या हार्ट डिजीज होगी या फिर हार्ट अटैक होगा, दोनों में से एक होगा। सो जिनका भी कफ दोष बिगड़ा हुआ है उसमें ओबेसिटी, मोटापा, अगर आप अपने सामान्य वजन से 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो ज्यादा है, या आपके परिवार में खास तौर पे कोई महिलाएं हैं जिनका वजन ज्यादा है, या आपके बच्चे हैं, तो ये सारा का सारा जो है कफ दोष बिगड़ने का इंडिकेशन है। और अगर कफ दोष किसी का बिगड़ा हुआ है लंबे समय से, तो बीमारियां कौन सी होगी उससे समझ लीजिए। नाभि के ऊपर के सारे रोग जो है वो कफ के रोगों में आते हैं, जिसमें डायबिटीज, फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, उसके ऊपर हार्ट यानी कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, ये कफ रोग में आते हैं। इसके अलावा जितने लंग्स की बीमारियां हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस, ये कफ के रोग। इससे ऊपर आइए थायराइड, ये कफ का रोग। ईएनटी प्रॉब्लम्स, ये कफ के रोगों में आते हैं। तो ये सारे कफ के रोग हैं। अगर आपका कफ दोष बिगड़ा हुआ है तो आने वाले भविष्य में आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और ऑलरेडी अगर आपको इनमें से कोई बीमारियां है तो आप ऑलरेडी अपने बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं, एंड दैट विल बी योर परमानेंट डैमेज। उसको वापस नहीं ला पाएंगे आप चाह कर भी। जो खो दिया वो खो दिया, भूल जाइए फिर, ठीक है। सो जिनका भी कफ दोष बिगड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए 2 प्रकार के फूड, एक को कम करना है, एक को ज्यादा करना है। और वो 2 प्रकार के फूड कौन से हैं उसे समझ लीजिए। इस दुनिया में, इस धरती पे सबसे ज्यादा म्यूकस फॉर्म करने वाला फूड, द हाईएस्ट म्यूकस फॉर्मिंग फूड ऑन दिस प्लैनेट इज डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध और दूध के बने हुए उत्पादन। और हमारे कॉमन सेंस में कहीं ना कहीं हमको ये पता भी है कि जुकाम होगा तो दही छाछ नहीं खानी चाहिए, आयुर्वेद में भी मना करते हैं,
लेकिन ये नहीं पता है कि दूध पीने से भी बलगम बनेगा, ये नहीं पता। इसीलिए जुकाम होने पर हल्दी वाला दूध। सो डेयरी प्रोडक्ट्स इज द हाईएस्ट म्यूकस फॉर्मिंग फूड। और इसका विपरीत जो है, जो फूड आपको बढ़ाना है, वो है विटामिन सी रिच फूड, जिसमें विटामिन सी ज्यादा है। ऐसे फूड जो है, ये दोनों दुश्मन है। जैसे कहते हैं ना, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे एक शरीर में दो चीजें नहीं रह सकती, या कफ रहेगा या विटामिन सी रहेगा। आप चाय पी पी के, दूध पी पी के शरीर में बलगम जमा कर लेते हैं हम, और ये बलगम जो है, इसे निकालने की शक्ति भगवान ने केवल विटामिन सी को दी है। तो आप जिस दिन 2 ग्लास ऑरेंज जूस पिएंगे, उसके दूसरे दिन आपको जुकाम होगा और सारा बलगम बाहर निकलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता है, हमको लगता है कि हमने ऑरेंज पिया और जुकाम हुआ। सही बात है। और फिर वैसे इंसान क्या करते हैं, विटामिन सी खाना बंद कर देते हैं। जिसको बंद करना है वो उसकी पता नहीं है। और जो विटामिन सी भगवान का दिया हुआ वरदान है, जो आपकी एंटी एजिंग, लॉन्जिविटी, अरे थोड़ा तो गूगल कीजिए, इम्यूनिटी, लॉन्जिविटी, एंटी एजिंग, आपके कोलेजन का प्रोटेक्शन हो या आपके दुनिया भर के दूसरे रिपेयर के काम हो, हर जगह विटामिन सी की जरूरत है। हम उसी को बंद कर देते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। सो डेयरी प्रोडक्ट्स, पहली बात तो आज 70% दूध मिलावटी है, एडल्टरेटेड है। इसके अलावा दूध असली हो भी तो हमारे पूर्वजों ने हमें गाय का दूध पीने के लिए बोला था, भैंस का नहीं। राइट। और आज दुनिया में नंबर 1 कंट्री अगर कोई है जो भैंस का दूध सबसे ज्यादा पीती है, तो वो है इंडिया। जिस देश में गौ माता कहते हैं हम, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, वही देश आज दुनिया की नंबर 1 कंट्री है सबसे ज्यादा भैंस का दूध पीने में। बाकी 95% कंट्रीज जो है सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध पीती है। सिर्फ दुनिया में 2, 4, 5 देश गिनती के हैं जो भैंस का दूध पीते हैं, और उसमें नंबर 1 कंट्री इज इंडिया टुडे। कितने अफसोस की बात है, हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारे पूर्वजों की देन, हम उसी को भूल गए, है ना। तो दूध पीना था तो गाय का दूध पीना था, भैंस का नहीं। राइट। और दूध पचे तो पीना चाहिए। दूध जब भी पिए, अगर आपके पास गाय का दूध का ऑप्शन भी हो, तो बात समझिए, पशुपालन अलग था। पहले घर में बच्चे की तरह उस गाय को पाला जाता था और उसका दूध पिया जाता था। और हमारे पूर्वजों ने दूध पीने को बोला तो इसके पीछे कारण था हमारी गट हेल्थ, है ना। आप में से कितने लोग वीगन के बारे में जानते हैं? इट्स ट्रेंडिंग नाउ, वीगन। हाउ मेनी पीपल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस वीगन? ओके, आइडिया। हाउ मेनी पीपल आर ऑलरेडी वीगन नाउ? यहां पे कोई ऐसा है? एक और एक, दो। चलिए, सो द आइडिया ऑफ वीगन इज वेरी गुड। आज की जो परिस्थिति है उसके अनुसार, जिस प्रकार का दूध मार्केट में मिल रहा है, उसके हिसाब से ये आइडिया बहुत अच्छा है। वीगन बन जाना बेहतर है। जिस प्रकार की हिंसा हो रही है पीछे इन पशुओं पे, तो उसे देखते हुए भी वीगन बनना बेहतर है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो दूध पीने के लिए बोला था, तो वो बहुत समझदार थे, बुद्धिशाली थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास नॉलेज नहीं था और हमें दूध पीने के लिए बोल दिया। पहले इंसान ने कहीं ना कहीं, हमारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गए और हमें नॉनवेज खाने की सबको आदत हो गई थी, और इसीलिए अब हम लोग अपने B12 की नीड्स के लिए कहीं ना कहीं दूध पे निर्भर हो गए। तो हमारे पूर्वजों ने हमें शाकाहारी बनाने के लिए दूध का ग्लास पकड़ाया और बोले, आप गौ की सेवा करो और आप उसको सुरक्षा दो, और बदले में वो आपको थोड़ा सा दूध देगी। तो ये प्योरली एक तरीके का गिव एंड टेक की पॉलिसी थी। आप उसको प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि वो बेचारी इतनी सीधी है, बाहर रहेगी तो कोई मार डालेगा, खा जाएगा। तो ये एक व्यापार की तरह है ना। सो इट्स नॉट अब्यूज, जो पहले होता था, घर में पालन होता था। लेकिन अब जो हो रहा है वो वाकई में अब्यूज हो रहा है एनिमल्स के साथ, और फिर हम उसका दूध इस्तेमाल करते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है, मिलावट है। तो ये वीगन का आइडिया वहां पे बेहतर है, इसीलिए बड़े बड़े लोग अब वीगन बन रहे हैं। लेकिन जैसे आप वीगन बने, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको B12 के लिए किसी सप्लीमेंट पे फिर निर्भर होना पड़ेगा।
हाँ, लेकिन अगर घर में गाय पाल सकते हैं और उसका दूध हो तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपकी B12 की जरूरत पूरी हो जाएगी, राइट। और कफ वालों को विटामिन सी जो है वो बढ़ाना है अपने फूड में, याद रहेगा आप लोगों को, राइट। सो इतना बदलाव करेंगे और आप देखेंगे कि 15 दिन महीने में आपके स्नोरिंग है या कफ की कोई बीमारी है। कफ वालों को कौन से फ्रूट्स बढ़ाने चाहिए, तो विटामिन सी, इसको मत भूलना, क्योंकि डायबिटीज वाला अभी थोड़ी देर में मुझसे पूछेगा कि हमें मीठे फ्रूट खाने चाहिए, तो विटामिन सी वाले फ्रूट्स आपको ज्यादा खाने हैं। अमरूद है या आंवला है या आपके संतरे, मौसम्बी और मैंगो भी विटामिन सी वाला फ्रूट है, याद रखना, तो वो भी खा सकते हैं। इसके अलावा जो अल्कलाइन फूड वाले हैं उनको मीठे फ्रूट ज्यादा खाने चाहिए। अब शॉर्टकट में वापस दिनचर्या पे आ जाते हैं। दिनचर्या जो है, जो हम रेकमेंड करते हैं वो है सुबह का नाश्ता बदल दीजिए। आप लोगों ने ये सुना है क्या, हमारे पूर्वज जो कहते थे, जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो रोगी। अच्छा, हमारे पूर्वज कितनी बार खाते थे रोटी, कितने वक्त की रोटी खाते थे? 2 वक्त की रोटी खा के वो कितनी मेहनत करते थे, उसके कंपैरिजन में क्या आज हमारी जिंदगी में 20% भी मेहनत है? तो उनकी 2 वक्त की रोटी को 1 वक्त पे करना चाहिए कि 5 वक्त पे कर देना चाहिए? तो हमने कम किया या बढ़ा दिया? तो अगर आपके जीवन में भी ज्यादा परिश्रम नहीं है तो कार्ब्स कम कीजिए, बदले में प्रोटीन्स बढ़ाइए स्मार्टली। हाँ, सो प्रोटीन बाउल इज अ वेरी गुड आइडिया। एक मील में शाम को ले लिया, ऐसा कुछ कर लिया, तो दिनचर्या में 2-2 बार 3-3 बार कार्ब्स नहीं चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान दे सकते हैं। एंड द राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन इज हेल्थ। और इसके अलावा हम साल में एक बार 2 ही चीजों पे मैं बात करता हूं। ओवरऑल मैं आपको दिनचर्या बता चुका हूं। सुबह का नाश्ता बदल देंगे, ओजस फॉलो करने के लिए दिन का नाश्ता सुबह का बदलना है, और हफ्ते में 60 मिनट्स कम से कम बैक को एक्सपोज करके सनलाइट लेनी है। इतना याद रहेगा। हफ्ते में 60 मिनट मतलब आप रोज 10 मिनट भी कर सकते हैं, या 2 बार आधा घंटा करके भी कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि साल में 1 बार फास्टिंग करके बॉडी को रिसेट करना। हम सभी लोग इस बात को मानते हैं कि नवरात्र एक बार साल में 4 बार आता है, लेकिन 1 बार फास्टिंग करके अपनी बॉडी को रिसेट करना चाहिए। आप जिस दिन जिंदगी में पहली बार, और ऑनलाइन फ्री में ये फास्टिंग गाइडेंस मिलता है हमारी तरफ से हर नवरात्र में, तो आप जूम कॉल पे जुड़ जाइएगा। फास्टिंग करेंगे, डे 1 को मुंह से बदबू आनी शुरू होगी, बॉडी पसीने से, इतनी गंदी बदबू जितनी आपने कभी टॉयलेट में भी एक्सपीरियंस नहीं की होगी, क्योंकि आपका पूरी सिस्टम के जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड डे को अगर आपने 5 साल पहले भी कोई एंटीबायोटिक्स खाए तो उसकी स्मेल आपको यूरिन में आएगी और ऑरेंज कलर की यूरिन निकलनी शुरू होगी, यानी सेकेंड डे को वो डिटॉक्स स्टार्ट होगा। थर्ड डे को फास्टिंग के ग्रीन कलर के स्टूल और उसमें गॉल ब्लैडर के स्टोन या बाइल डक के स्टोन निकलने, ग्रीन कलर के स्टूल स्टार्ट होंगे। चौथे दिन तक ब्लैक कलर के स्टूल आने शुरू होंगे फास्टिंग में, जो काले डांबर की तरह होंगे, पूरा जेड ब्लैक, ऐसा काला और भर भर के, और इस तरीके से चौथा 5वां दिन, और इस तरीके से फास्टिंग चलता है। इसका पूरा लेक्चर मेरा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अतुल शाह ऑन फास्टिंग, अतुल शाह ओजस लाइफ। इंस्टाग्राम का पेज बहुत एक्टिव है और फेसबुक का पेज भी एक्टिव है, तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। एक फोन नंबर मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं, अगर आप हमारे डेली जूम सेशन का लिंक चाहते हैं तो उसमें मैसेज कर दीजिए, वो आपको ऐड कर देंगे। डेली रात को 9 बजे जूम के सेशन चलते हैं, फ्री गाइडेंस ओजस फॉलो करने के लिए हैंड होल्डिंग मिलती है, जहां पे अलग अलग डॉक्टर्स हैं हमारी टीम में, जो वॉलंटियर्स हैं, सारे वॉलंटियर्स हैं। मैं किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता हूं, ना कोई सामान बेचता हूं, ये पूरी तरह से मेरा पैशन है जो मैं कर रहा हूं, और मेरे से जुड़े हुए लोग हैं जो इस पैशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं।